नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भालोटिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे और इसके डिटेल में इनकी एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बात करेंगे। ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट रहेगा। स्पोर्ट्स मेडिसिन की हम बहुत सारे वीडियोज़ लेक्चर की हम सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के हर एक टॉपिक पे हम पूरी वीडियो सीरीज लेके आएंगे एमसीक्यूज़ की, आपकी एग्ज़ाम और प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, WHO की स्वास्थ्य की अवधारणा है। WHO's कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेल्थ एज ए सेंस ऑफ टोटल वेल बींग, कुल कल्याण की भावना के रूप में स्वास्थ्य। WHO की स्वास्थ्य की अवधारणा है। ऐसे क्वेश्चन भी हमें देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टेनोजोलोल जो 1988 के ओलंपिक खेलों में कनाडाई एथलीट बेन जॉनसन द्वारा दुरुपयोग किया गया था, वह दवा है। कैनेडियन ये एथलीट थे बेन जॉनसन। इन्होंने स्टेनोजोलोल एक प्रतिबंधित पदार्थ ले लिया था। तो ये हमें पूछा है कि वह दवा कौन सी थी, कौन से सेगमेंट में वह दवा आती थी, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबॉलिक स्टेरॉयड, ओपिएट या फिर ड्यूरेटिक। तो इसका राइट आंसर है एनाबॉलिक स्टेरॉयड। इन्होंने गोल्ड जीत लिया था, लेकिन इसकी वजह से इनको बैन कर दिया गया था। इन्होंने ये सब्सटेंस ले लिया था, इसकी वजह से डोपिंग में ये पकड़े गए थे। तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड इन्होंने लिया था और उसकी वजह से इनको ओलंपिक से बैन कर दिया था, बेन जॉनसन को। कहाँ से थे ये? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, FIMS का मतलब है। FIMS स्टैंड्स फॉर। तो राइट आंसर है फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइबर प्रकार और उच्च एकाग्रता माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक से अधिक संख्या होने के मायोग्लोबिन है। फाइबर टाइप ऑफ हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन इज। तो सबसे पहले बात करते हैं मायोग्लोबिन क्या चीज होती है। तो मायोग्लोबिन होता है आयरन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग एक प्रोटीन होता है। एक ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर आयरन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फाइबर है जिसमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द एनर्जी। पावर हाउस होता है एनर्जी का माइटोकॉन्ड्रिया। और हाई कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन ज्यादा कौन से फाइबर टाइप में होता है? तो इसका राइट आंसर है फास्ट ट्विच फाइबर्स। तो फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन दोनों ही हाई कंसंट्रेशन में मिलते हैं, बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। मसल फाइबर्स के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। मसल फाइबर मेनली दो टाइप के होते हैं, रेड मसल फाइबर्स और वाइट मसल फाइबर्स। रेड मसल फाइबर्स का पहला पॉइंट है, ऑल्सो नॉन एज स्लो ट्विच फाइबर्स। स्लो ट्विच फाइबर भी कहा जाता है रेड मसल फाइबर्स को। और वाइट मसल फाइबर को फास्ट ट्विच फाइबर भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन नामक बायोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण यह रंग में गहरा लाल होता है। रेड मसल फाइबर का रंग कैसा होता है? गहरा लाल। इसमें हीमोप्रोटीन होता है जिसको हम मायोग्लोबिन बोलते हैं, उसकी वजह से इसका रंग होता है डार्क रेड। लाइटर इन कलर एज दे डू नॉट हैव मायोग्लोबिन। व्हाइट मसल फाइबर रंग में हल्के होते हैं क्योंकि उनके पास मायोग्लोबिन नहीं होता। थर्ड पॉइंट है, हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया इन नंबर। रेड मसल फाइबर में अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, लेकिन व्हाइट मसल फाइबर में कम माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं संख्या में। फोर्थ पॉइंट हमारा है, स्लो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्ग पीरियड्स। लंबी अवधि के लिए संकुचन की धीमी दर। रेड मसल फाइबर्स होते हैं, ये बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, आपको लंबे समय तक एनर्जी देते हैं। लेकिन जो व्हाइट मसल फाइबर्स हैं वो छोटी अवधि के लिए संकुचन की तेज दर, ये बहुत ही कम समय में जो एनारोबिक एक्सरसाइज होती हैं, एनारोबिक जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें व्हाइट मसल फाइबर्स का रोल होता है। ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मसल को एनर्जी देते हैं।
रेड मसल फाइबर्स में लॉन्ग डिस्टेंस रन, मैराथन, ये सभी जो प्लेयर्स होते हैं उनमें रेड मसल फाइबर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वह बहुत ज़्यादा समय तक दौड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन वाइट मसल फाइबर्स में स्प्रिंट आती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस रन्स आती हैं वाइट मसल फाइबर्स में, जैसे कि 100 मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया, 400 मीटर हो गया। ये अनएरोबिक जो भी एक्सरसाइज आती हैं वो वाइट मसल फाइबर्स में आती हैं, और रेड मसल फाइबर्स में आती हैं एरोबिक एक्सरसाइज। जैसे कि कोई एथलीट बहुत ही लंबी दूरी तक भाग रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे रेड मसल फाइबर उस एथलीट में ज़्यादा हैं। लेकिन कोई एथलीट 100 या 400 मीटर ही भागता है, स्प्रिंटर है, तो उसमें वाइट मसल फाइबर्स की क्वांटिटी हमें ज़्यादा मिलेगी। ये एक बेसिक इनमें दोनों में डिफरेंस था, और आपको बता दिया है रेड मसल फाइबर को स्लो ट्विच फाइबर कहते हैं और वाइट मसल फाइबर को फास्ट ट्विच कहते हैं। ये स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच से आप इनको समझ सकते हो। स्लो ट्विच मतलब धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, धीरे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लंबे समय तक आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को एनर्जी देंगे। लेकिन वाइट मसल फाइबर फास्ट होते हैं, तो फास्ट जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें वाइट मसल फाइबर्स काम में लिए जाते हैं, या फिर वाइट मसल फाइबर्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आई होप मसल फाइबर्स क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहती है तो आप वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, धीरे धीरे आप इसको 1-2 बार देखोगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, उनका निश्चित रूप से सोल्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन घाव की श्रेणी में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वाउंड? तो घाव की श्रेणी में कौन सा आता है? लेसरेशंस। लेसरेशंस क्या होता है ये आप फोटो में देख सकते हो। ये थंब है, थंब में ये जो कट हो जाता है, ऐसे जो कट हो जाता है उसको बोलते हैं लेसरेशंस। और नेक्स्ट जो ये अपने पास पिक्चर आ रही है, फोटो आ रही है, ये है एब्रेशन। ये क्या है? एब्रेशन। एब्रेशन को हिंदी में खरोंच भी बोलते हैं। तो इन दोनों में मेन ये फर्क है कि इसमें चोट थोड़ी सी अंदर लग जाती है, एक चीरा बोल सकते हैं इसको, चीरा लग जाता है। लेकिन एब्रेशन में छिल जाता है। जैसे आप कहीं घास पे भाग रहे हो और आप गिर जाते हो तो आपके घुटने या फिर एल्बो छिल जाती है, तो उसको हम एब्रेशन बोलते हैं। लेकिन आपका चाकू या फिर किसी धारदार कोई भी हथियार से आपका अंगूठा या फिर शरीर में कहीं चोट आ जाती है, चीरा लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लेसरेशंस। इन दोनों में मेनली यही फ़र्क है। और टेनिस एल्बो के बारे में आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते तो इसके बारे में आप सर्च कीजिए, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में आप डाल सकते हैं टेनिस एल्बो के बारे में, उसके बाद पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंक्रीज ऑफ मसल मास फॉलोइंग रेजिस्टेंस वर्क पर्टिकुलरली हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड? प्रतिरोध कार्य विशेष रूप से भारी वजन प्रशिक्षण के बाद मांसपेशियों में वृद्धि को कहा जाता है। कि देखिए लैंग्वेज थोड़ी सी आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो इसको सीधी तरीके से हम समझा देते हैं कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे आप जिम में जा रहे हो, जिम में आप बॉडी बिल्डिंग आपको करनी है और आपको अपनी बाइसेप्स, थाइज इनको बढ़ाना है और बहुत ही मस्कुलर दिखना है, एकदम जैसे कि आप ऋतिक रोशन लग रहे हों। उस तरीके से आपको अपनी बॉडी को बल्कि बनाना है, अपनी बॉडी पे मास गेन करना है, मसल्स को लोड करना है। तो ये जो मसल्स में मास गेन होगा, मसल्स जो बढ़ेंगी, मसल्स का साइज बढ़ेगा। जैसे कि आप बोलते हो कि मुझे मेरी बाइसेप्स पे काम करना है, बाइसेप्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो ये सब किसके अंदर आता है? यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको बोलते हैं मसल हाइपरट्रॉफी। मसल हाइपरट्रॉफी, हाइपर मतलब ज़्यादा, ट्रॉफी तो मसल का बढ़ जाना, मसल की साइज की अतिवृद्धि बोलते हैं इसको। ये आप जो हिंदी में दे रखे हैं, हिंदी पे आप ध्यान दीजिए समझने के लिए, लेकिन आपके जो इंग्लिश टर्म्स हैं उनको आप कंसीडर कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आजकल सीधी इंग्लिश टर्म ही पूछ ली जाती हैं। तो कोई बात नहीं, आपको अगर इंग्लिश टर्म्स मुश्किल से समझ में आती हैं तो आप उनका हिंदी में मीनिंग देख लीजिए, लेकिन आप इंग्लिश जो टर्म्स हैं उनको ही माइंड में रखिए, आपके एग्जाम के लिए वो बेनिफिशियल रहेंगी। तो मसल हाइपरट्रॉफी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और है मस्कुलर एट्रोफी। एट्रोफी होता है आपका जो मसल का लोड है वो कम हो जाती है। जैसे बाइसेप्स आपकी पहले ये साइज की थी, फिर थोड़े दिनों बाद अगर ये साइज हो जाती है उसकी, ये देखिए ये ज़्यादा साइज है और ये कम साइज है, तो ये जो कम साइज हुई है, पहले ज़्यादा से कम साइज हुई है, उसको बोलते हैं मसल एट्रोफी।
और मस्कुलर हाइपरट्रोफी क्या होता है? जब साइज आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अफेक्ट डायरेक्टली। एनाबॉलिक जो स्टेरॉइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा या फिर अफेक्ट किसको करते हैं? तो वो मसल्स को अफेक्ट करते हैं। मसल्स को अफेक्ट करने का मतलब हो गया कि जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो डोपिंग आप करते हो, आप लेते हो, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते ही आपकी मसल्स थकती नहीं है जल्दी, आपकी मसल्स में फटीग नहीं आता, आप लंबे समय तक काम कर सकते हो। जैसे कि कुछ एथलीट अगर ये लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया बाकी जो एथलीट्स हैं उनसे उनकी मसल्स ज़्यादा काम करेंगी और वो कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे। इसीलिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड को डोपिंग की श्रेणी में रखा जाता है और इसको प्रोहिबिट किया गया है, इसको निषेध किया गया है कि आप कोई भी कंपटीशन में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज़ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रायोथेरेपी पहला उपचार है। क्रायोथेरेपी इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट गिवन फॉर। क्रायोथेरेपी सबसे पहले किसको दिया जाता है, किसमें क्रायोथेरेपी मिलती है? तो ब्लीडिंग वाउंड, बी ऑप्शन है स्प्रेन, डिसलोकेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्रायोथेरेपी मेनली हम बात करते हैं तो क्रायोथेरेपी में आइस की बात होती है, जो बर्फ है उसकी थेरेपी दी जाती है। तो जैसे ब्लीडिंग वाउंड, आपका जो घाव है वो खून से बह रहा है तो आप उसको क्रायोथेरेपी दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो अब से आप जान लीजिए, किसी के भी अगर चोट लग जाती है, उसका घाव होता है या फिर उसमें मोच आ जाती है या फिर अव्यवस्था डिसलोकेट हो जाता है, जैसे कि कई बार जो आपका शोल्डर है, कंधे की जो हड्डी हैं वो डिसलोकेट हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, तो सूजन और दर्द को कम करने के लिए सबसे पहले हम क्रायोथेरेपी देते हैं, बर्फ का सेक करते हैं, उसको हम क्रायोथेरेपी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी मिनिमाइज्ड बाई। खेल की चोटों को कम से कम किया जा सकता है। तो किससे कम किया जा सकता है? मसाज, सोना बाथ, स्टीम बाथ, नन ऑफ दी अबोव। राइट आंसर है मसाज, मालिश। मसाज से स्पोर्ट्स इंजरीज को कम कैसे किया जाएगा? देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज से बचने के लिए सबसे मेन है आप अपनी मसल्स को उस फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर रखिए जो आप कर रहे हैं। तो मसाज क्या काम करती है? मसाज मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। अगर आप फुल बॉडी मसाज करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, मसल्स को ब्लड पहुंचेगा, उनमें एनर्जी आएगी, तो आपकी स्पोर्ट्स की जो इंजरीज के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएंगे, बहुत चांसेस कम हो जाएंगे। तो अगर आप मसाज कराते हो एक स्पोर्ट या फिर एक गेम खेलने से पहले तो आपकी मसल्स एक्टिव रहेंगी, इससे आप स्पोर्ट्स इंजरीज में बचाव कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, हीट स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए? व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक। कोई व्यक्ति धूप में बहुत ज़्यादा देर तक रह के आपके सामने आया, हीट स्ट्रोक का मतलब यही होता है कि धूप में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम करके आया है, बहुत ज़्यादा देर धूप में वो रहा हुआ है, तो इसकी वजह से उसको हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो उससे पीड़ित जो व्यक्ति है उसको फर्स्ट एड के रूप में आप क्या दोगे? जैसे कि आपके घर में या फिर कहीं भी आपके जो साथ में हैं वो बहुत ज़्यादा देर धूप में काम कर रहे हैं, धूप में काम करने के बाद जैसे ही वो आपके पास आते हैं तो आपको फर्स्ट एड उसको क्या देनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा उसको क्या होनी चाहिए? तो उसका राइट आंसर है रोगी को ठंडी जगह पर लेटा दें। बी ऑप्शन है उसे कुछ और समय धूप में रहने दें, उसे ठंडे पानी का गिलास रोगी को घेरना। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये आपको नहीं करना चाहिए। उसको सबसे पहले आते ही ठंडी जगह पर लेटा देना चाहिए, जिससे कि उस जो हीट स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति है उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद में आप उसको ठंडे गिलास का पानी या फिर उसको नहाने के लिए बोल सकते हैं। इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक में मेनली यही है, धूप ज़्यादा लग जाती है, तो रोगी को आप फर्स्ट एड के रूप में क्या देंगे? सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड का यही मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीपीआर का फुल फॉर्म आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। इसका राइट आंसर है कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन। ये कन्फ्यूजिंग आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे देखिए, आर में रिहेबिलिटेशन दे दिया, एक बार रिटेंशन दे दिया, तो ये कन्फ्यूजन है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिए, सीपीआर की ये फुल फॉर्म होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यायाम करने के दौरान रक्त की आपूर्ति किस ओर बढ़ती है? जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड का फ्लो है वो किस तरफ जाता है? ब्लड की सप्लाई किस तरफ जाती है? ब्रेन, स्केलेटल मसल, स्किन या फिर किडनी? तो राइट आंसर है स्केलेटल मसल, कंकाल की मांसपेशी। ये कैसे होता है? देखिए, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो हार्ट है वो जल्दी पंप करना शुरू कर देता है। हार्ट क्या करता है? पंप करके ब्लड को कहाँ पहुँचाता है? मसल्स में। ये सिंपल सा फिनोमिना, ये सिंपल सी एक प्रोसेस होती है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और वो ब्लड का फ्लो जो बढ़ता है वो कहाँ जाता है? आपकी मसल्स में जाता है, और ये पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवहन रक्त द्वारा किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड बाय द ब्लड? ब्लड क्या लेकर जाता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? सीधा सा मतलब ये है, ब्लड अपने अंदर क्या क्या रखता है जो पूरे बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरी बॉडी में वो बांटता है। एंजाइम्स, ऑक्सीजन, हार्मोन या फिर डी उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हमारा है ऑल ऑफ द अबोव। ब्लड के अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होती है और हार्मोन्स भी होते हैं। ब्लड बॉडी के लिए इसीलिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। और ये ब्लड कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों की कोमलता के रूप में जाना जाता है, सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स इज नॉन एज? राइट आंसर है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया को सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स कहा जाता है। हड्डियां जब मुलायम हो जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो जो वर्ड है, हम देखेंगे ऑस्टियो वर्ड का क्या मतलब होता है। तो ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है बोन। ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, सबसे पहले बात करेंगे हम ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस का अर्थ है छिद्रपूर्ण हड्डी। माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया स्वस्थ हड्डी एक छत्ते की तरह दिखती है। जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो मधुकोश में छेद और रिक्त स्थान स्वस्थ हड्डी की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। देखिए, ये आपकी बोन है, इसमें ये छोटे छोटे, बताने की कोशिश हो रही है, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। लेकिन जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो ये छिद्र बड़े होने लग जाते हैं। ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, ये ऐसे इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। तो इससे क्या होती है? मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और ये मुलायम हो जाती है। इसको ऐसे होना चाहिए लेकिन ये मुलायम हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। सिंपल सा कंसेप्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ये देखिए, पोरस, पोरस मतलब छिद्र हो जाते हैं। छिद्र होते हैं हड्डी में लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में वो बड़े हो जाते हैं, इससे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। देखिए, सिंपल सा है, जैसे कि कोई थाली है और उस थाली में आपने ये छेद किए हुए हैं तो उसमें से पानी निकलेगा लेकिन कम निकलेगा। लेकिन उसके बाद आपने ये छेद बहुत ज़्यादा कर दिए तो क्या होगा? पानी उसमें जल्दी निकल जाएगा अगर इसमें पानी भरा हुआ हो। तो सिंपल सी प्रोसेस वही हड्डियों में है। अगर छिद्र छोटे होंगे तो उस हड्डी की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, लेकिन जब ये ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज हो जाता है तो हड्डियों में जो छिद्र होते हैं उनकी साइज बढ़ जाती है, जिससे कि हड्डी में कोमलता आ जाती है, हड्डी में स्ट्रेंथ कमी आ जाती है। अगला है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? तो ऑस्टियोमलेशिया आपकी हड्डियों के एक नरमपन को संदर्भित करता है जो अक्सर गंभीर विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑस्टियोमलेशिया के साथ बच्चों और युवा वयस्कों की नरम हड्डियां विकास के दौरान झुकने का कारण बनती हैं, खासकर पैरों के वजन वाले हड्डियों में। बूढ़े वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया से फ्रैक्चर हो सकता है। ऑस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। अगर विटामिन डी नहीं है तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, हड्डी की ग्रोथ रुक जाएगी, और उससे, जैसे कि जो आपने ओल्ड पर्सन्स देखे होंगे उनमें ऐसे जैसे सीधे खड़े नहीं रह सकते हो, उनमें थोड़ा सा ऐसे झुकाव आ जाता है, ऐसे उनमें झुकाव आ जाता है। तो वो ऑस्टियोमलेशिया की वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से हड्डियां इसमें नरम हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लेस्ट। ये क्या होता है? तो हड्डी के रीमॉडलिंग की प्रक्रिया में कई प्रकार की कोशिकाएं और कारक शामिल होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट उन प्रगति में भाग लेने वाली दो मुख्य कोशिकाएं हैं। ऑस्टियोक्लास्ट वृद्ध हड्डियों के पुनर्जीवन के लिए जिम्मेदार है और ऑस्टियोब्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूबॉर्न फॉर्मेशन। देखिए, सिंपल सी बात है, ऑस्टियोब्लास्ट हमारी हड्डी जो होती है, बोन होती है, उसमें रेगुलरली उसकी डेवलपमेंट का काम चलता रहता है, उसकी मेंटेनेंस होती रहती है, नहीं तो हमारी हड्डी
टूट जाएंगी और सही से काम नहीं करेंगी, लेकिन इनमें रेगुलर एक प्रोसेस चलती रहती है। तो जो ओस्टियोब्लास्ट है, ओस्टियोब्लास्ट जो पुरानी हड्डियां हैं उनको मेंटेन करने का काम आता है, उनको उनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखता है, ठीक है, उनको सही तरीके से काम करवाता है कि वो खराब नहीं हो जाए। उनका ध्यान रखने के लिए ये इस तरीके का एक सेल होती है, ठीक है। और फिर बात करते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? नई जो हड्डियां हैं, न्यू बोन जो बनती हैं, उनको बनाने में सहायक होता है ओस्टियोक्लास्ट। जैसे कि यहाँ पे कोई हड्डी है, उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम आए थे, डिफेक्ट आए थे, तो उसको ओस्टियोक्लास्ट जो सेल होती है वो उसको ठीक करती है और धीरे धीरे इसको रिकवर कर देती है। तो ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है? पुरानी हड्डियों के लिए, और ओस्टियोक्लास्ट होता है नई हड्डियों के फॉर्मेशन के लिए। सिंपल सा ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर इज कॉमन अमोंग, तनाव फ्रैक्चर आम है, किसमें है? यंग चिल्ड्रन, अडल्ट्स, ओल्डर पीपल या फिर विमेन, छोटे बच्चों में। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर आ जाता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर मतलब ये हो गया, ये है हड्डी, और इसमें अगर ज़्यादा इसमें स्ट्रेस पड़ता है तो हड्डी की कुछ जो साइज है उसमें थोड़ा सा ऐसे चेंज आ जाता है, जरा सा, इसको स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेस फ्रैक्चर इज कॉमन अमोंग। देखिए क्वेश्चन सेम ही है लेकिन इसमें ऑप्शंस अलग कर दिए गए हैं, तो आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर कॉमन अमोंग, तनाव फ्रैक्चर किसमें आम है? डांसर्स एंड एथलीट्स, फैक्ट्री वर्कर्स, विमेन या फिर जनरल पॉपुलेशन। राइट आंसर है डांसर्स एंड एथलीट्स। देखिए डांसर और एथलीट्स हैं, इनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इनमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ये लोग करते हैं, और ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। इससे हड्डियों पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है और उसी वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर इनमें कॉमन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द क्विकेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टॉप ब्लीडिंग। रक्तस्राव को रोकने का सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट प्रेशर ऑन वाउंड, बी क्रायोथेरेपी, सी हाइड्रोथेरेपी या फिर डी टूनिकेट। पहला ऑप्शन है घाव पर सीधा दबाव, क्रायोथेरेपी या फिर जल चिकित्सा, और डी है टूनिकेट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डायरेक्ट प्रेशर ऑन दी वाउंड, घाव पर सीधा दबाव। जब कभी भी ब्लीडिंग हो रही हो तो आप बोलोगे कि आपने तो वाउंड के लिए क्रायोथेरेपी बताया था, लेकिन उस आपको घाव को देखना होता है। अगर घाव में बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो क्रायोथेरेपी उस टाइम पे इतना इफेक्टिव नहीं रहेगी। आप बर्फ़ से चेक करोगे उस टाइम पे इतना इफेक्टिव नहीं रहेगी। क्रायोथेरेपी आप कीजिए, लेकिन उससे पहले आपका जो घाव है उसको डायरेक्ट प्रेशर से आप उसको दबाइए। घाव का आप दबाओगे तो ब्लड रुक जाएगा, उसके बाद आप क्रायोथेरेपी कीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको घाव को दबाना चाहिए, जो वाउंड है उस पर डायरेक्ट प्रेशर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक गंभीर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सीवियर? तो राइट आंसर है स्प्रेन। जो मोच है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। जैसे स्ट्रेन की बात करते हैं तो स्ट्रेन तो हो जाता है जैसे कि मसल में कोई प्रॉब्लम आ गई, मसल क्रैम्प हो गई, मसल में तनाव आ गया और आप पैर सीधा नहीं कर पा रहे हो, हाथ सीधा नहीं कर पा रहे हो, ये नॉर्मल हम देखने के लिए हमें मिलता है, ये टेंडन की चोट होती है। लेकिन जो स्प्रेन है वो लिगामेंट की चोट होती है। टेंडन और लिगामेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। मोच में क्या होता है, जैसे कि आपका एक घुटना है, ठीक है, और आप सही तरीके से चल रहे हो, लेकिन घुटने में मोच आने का मतलब है जैसे ये डिसलोकेट हो गया, इस साइड चला गया, तो ये जो चोट आपको लगी है ये बहुत ज़्यादा सीवियर है, ये चोट बहुत ज़्यादा गंभीर है, बजाय कि इसके कि आपकी मसल में क्रैम्प है, आपकी मसल सही से काम नहीं कर रही है, इसलिए स्प्रेन को ज़्यादा सीवियर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हृदय की दर के रूप में परिभाषित किया गया है, हार्ट रेट इज डिफाइंड एज। ये ऑप्शन आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। राइट आंसर इसका है डी, नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस पर मिनट, प्रति मिनट दिल के संकुचन की संख्या। हार्ट रेट क्या होती है कि एक मिनट में हार्ट कितनी बार संकुचित हो रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पंप कर रहा है वो ब्लड को, उसको बोलते हैं हार्ट रेट। पर मिनट में ये मेजर किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, मांसपेशियों की चोटों का तुरंत इलाज किया जाना चाहिए, मसल इंजरीज शुड बी इमीडिएटली ट्रीटेड बाय। राइट आंसर है बर्फ लगाना। अगर आपकी मसल में कोई इंजरी है, जैसे कि आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, मान लो फुटबॉल खेल रहे हो, तो फुटबॉल के अंदर आप में आपकी थाई में कोई प्रॉब्लम आ गई, क्रैम्प आ गया,
और या फिर आइज़ में फटीग हो गया, तो उसके लिए आप उस पर आइस लगाइए। आपको पेन हो रहा है तो बर्फ़ लगाइए उसके ऊपर, आपको रिलीफ मिलेगा। ये इसको तुरंत इलाज है, क्विक इमीडिएट ट्रीटमेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये स्पोर्ट्स मेडिसिन की पहली वीडियो थी। इस सीरीज़ में आगे भी हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए, रेगुलर आप अपडेटेड रहिए अपने सब्जेक्ट्स से रिलेटेड। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में बताइए, उनको ज़रूर दूर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।